फैसलाबाद की एक छोटी सी गली से निकलकर प्रोग्राम नुमान एजाज साहब के साथ मैं जी सरकार प्रोग्राम तक पहुंचा। 80% तक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ गिव एंड टेक वाला मामला करना पड़ता है, फिर आप बड़ी स्क्रीन पे आते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंडिया इससे ज़्यादा इस मामले में गंदा है। आफ्ताब इकबाल या हारून रफ़ीक? ऑब्वियसली सर, हारून रफ़ीक। हर बंदा भी आफ्ताब इकबाल साहब से भाग क्यों रहा है? अब मैं आई विटनेस इस बात का कि मैंने उनको बड़ा तुर्श लहजा इस्तेमाल करते हुए देखा है, डिफरेंट बड़े बड़े नामों के साथ। होशियारियाँ प्रोग्राम में अभी भी रिसेंट मैं पैरोडीज़ करता हूँ, और सिंगल टाइम भी हारून रफ़ीक ने सिंगल टाइम भी मुझे ये नहीं कहा कि यार शरोज़ ये तुमने पैरोडी क्या बनाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं और पोइट्री भी बहुत अच्छी करते हैं, और इन सब चीज़ों के साथ साथ होस्टिंग भी करते हैं और एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इन्हीं से पूछते हैं। सर, कुछ रह गया जरा तुम नहीं कर दिए? सर मेरा ना रह गया। शरोज भाई कैसे हैं? सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसी जा रही है जिंदगी? सर बस रोलर कोस्टर है, भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है बस सर। शरोज भाई, फैसलाबाद कहाँ, लाहौर कहाँ? फैसलाबाद से एक लड़का आता है लाहौर स्ट्रगलिंग फेज में, इसके बारे में बताइएगा कि कैसे वो शुरू हुआ और वो आइडिया कहाँ से आया, क्यों करना चाहा? सर फैसलाबाद से लाहौर आने का जो मेरा मकसद था जी, मुझे दो ही काम करने थे जो मेरे माइंड में थे। ठीक है, एक एक्टिंग और एक सिंगिंग। सही है। ये मेरे दो ही काम थे, दो ही पैशन थे मेरे, मुझे यही करना था। लेकिन लाहौर ने जो है वो मुझसे बड़ा कुछ करवा दिया। सबसे पहले लाहौर मुझे राइटिंग में ले गया। सही है। अब मुझे पता था कि मैं लिखता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनल भी लिख सकता हूँ। तो वो जाके एक मेरा समझ लें कि एक मांडा फूटा मेरा एक एजेंसी के अंदर। जब मैंने अपने इंटरव्यूज़ देना शुरू किया तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से जो है मैंने स्टार्ट लिया, वहाँ पर एज कॉपीराइटर जो है वो मैंने स्टार्ट किया। तो मेरी पहली एजेंसी सिनर्जी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो वहाँ से भी सर मैंने अपने इस समझने की अपनी जर्नी का आगाज़ किया। मैंने स्टार्ट तो हुआ सर ब्रेड एंड बटर के लिए, उस चक्कर में हम स्टार्ट हो गए। हर बंदे के उसी वो स्टार्ट। तो मैंने कहा यार कुछ तो होना चाहिए ना, तो बस वहाँ से स्टार्ट लिया। लेकिन अंदर वही चीज़ थी कि यार यहाँ सिंगिंग करनी है या एक्टिंग करनी है। ठीक है। तो बस उस भूख में जो है वो लगा रहते थे कि कहीं ना कहीं यार कभी ना कभी जाके कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, कुछ चांस मिलेगा, कुछ ऐसा मौका होगा तो मैं करूँगा। बस उसमें सर लगे रहे। तो फिर एक टाइम पर आगे मुझे ऐसे भी लगा कि नहीं यार, अब एडवर्टाइजिंग मैंने बहुत कर ली। यानी 6 साल के बाद मुझे फील होना शुरू हो गया कि यार जितना टाइम जो है वो मैं एडवर्टाइजिंग को दे रहा हूँ, मैं अपने पैशन अपने ख्वाब को नहीं दे रहा हूँ। तो अगर मैं मज़ीद एडवर्टाइजिंग में रहा तो एडवर्टाइजिंग मुझे वो मार्जिन नहीं देगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की जो दुनिया है ना सर, वहाँ पर एक फार्मूला है, जाने का पता, आने का कोई पता नहीं। अच्छा शिरोज भाई, उसके बाद कब लगा कि आपको बस ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए और आगे फॉरवर्ड मूव होना चाहिए? कब महसूस हुआ? यार 2019 की बात है जी। मुझे ऐसा लगा कि यार अब काफ़ी है यार, बहुत हो गया। अब अगर मैं मज़ीद करूँगा ना तो मैं फिर अपने जो मेरा जो एम है या अपने साथ ज़्यादती करूँगा, हाँ, जो मेरे ख्वाब हैं मैं उनसे दूर होता जाऊँगा। तो तब मेरे लिए डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था। ये एकदम जो है वो जाहिर बात है, आपको नौकरी भी दाव पे लगनी है, ठीक है, और आपने छोड़ना है। अब मुझे ये था कि यार मैं नौकरी के बदले मुझे नौकरी मिल जाए कहीं पे, ताकि और मिले भी ऐसी जगह पे जहाँ से मुझे ना इतना सा टाइम मिल जाए कि मैं निकल के कहीं ऑडिशन देने जा सकूँ, मैं किसी प्रोडक्शन हाउस में जा सकूँ, या मैं स्टूडियो में जाके गाना रिकॉर्ड करवा सकूँ, मैं कुछ इतना कर सकूँ। तो वो मैं ढूंढता रहा। लकीली मुझे फिर एक प्लेटफॉर्म मिला, डिस्कवर पाकिस्तान। तो वहाँ पर डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जो है वो ये 2019 की बात है? ये तकरीबन हाँ 19 के बाद की बात है, 19 के लास्ट की बात है। तो उन्होंने मेरी जो क्रिएटिव सेंस थी मेरी, उनको बड़ी अच्छी लगी। तब जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर था डिस्कवर पाकिस्तान। तो समझ लें कि उसकी हर एक चीज़ अभी प्रिपेयर हो रही थी, रेडी हो रही थी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं जो बिगनर्स में से हूँ, तो उसके बिगनर्स में से, तो उसकी जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें थी स्टार्ट में हमने की, वो हमने सारों ने मिल के साथ में की।
फिर हमने बड़े सॉन्ग्स भी किए उसके जो काफ़ी कुछ हमने जो है वो डिस्कवर का स्टार्ट में जो है ना वो हमने किया। तब तो मैं एज राइटर जो है वो डिस्कवर के साथ एज क्रिएटिव राइटर, तो आहिस्ता 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 जो है वो मुझे मौका मिला डिस्कवर में ही जो है ना फिर प्रोग्राम करने का। सही है। अच्छा, मैंने अभी आपने मैंने बात की थी कि मुझे तब लगा कि मैं प्रोफेशनली भी लिख सकता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनली बंदा कैसे लिखता है, उसमें क्या फ़र्क होता है एक आम बंदे के लिखने में और जो बंदा प्रोफेशनली किसी शो के लिए लिखता है उसमें क्या फ़र्क है? कि फॉर्मल तरीका हो जाता है, क्या होता है? सर देखें, मुझे लगता है ये ना आपके अंदर होता है। आप राइटर होते हो या नहीं होते, सेंटर वाला कोई मामला नहीं होता। तो राइटिंग जो है वो आपके अंदर होती है, सिर्फ आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिश करते हो उस चीज़ को। तो यही चीज़ मुझे जाके पता चली जब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आया, तो मुझे पता चला अच्छा यार, पहले मैं शेर लिखता था, गज़ल लिखता था, तो उसमें माशूक की तारीफ़ होती थी। फिर मुझे पता चला कि अच्छा यार ये जो तारीफ़ मैं माशूक की करता हूँ, ये मैं प्रोडक्ट की करूँ तो मुझे पैसे मिले। क्रिएटिविटी। हाँ, उसके लिए फिर मैंने एड्स देखना शुरू किए। ठीक है, एक दिन पूरा मैंने बैठ के जो है ना वो इंडियन पाकिस्तानी मैंने सारे ऐड देखे। ठीक है, कि क्या लैंग्वेज क्या होती है, प्रोडक्ट को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है बीच में, किस तरह प्रोडक्ट लाई जाती है। फिर मुझे पता चला कि वॉइस ओवर क्या होता है, प्रोडक्ट स्टोरी किस तरह लिखते हैं किसी भी ऐड की। तो ये चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, वहाँ पर मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। आपने स्टोरी टेलिंग सीखी, बेसिकली स्टोरी टेलिंग सीखी, प्रोडक्ट स्टोरी, किसी ऐड की प्रोडक्ट स्टोरी लिखना, जिसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। जी। टिपिकल कॉपी राइटिंग, ऐड की राइटिंग जो है वो मेरे यहाँ पर सबसे पहले उस्ताद जो यहाँ पर मेरे बने वो वकार हैदर साहब, अच्छा, सिनर्जी में मुझे मिले। उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बताया कि बेटा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ऐड शैड उन्होंने कहा ये देखो ऐड, वो देखो, फलां देखो, फलां देखो, सारे ऐड मैंने देखे। ठीक है, उनकी बातें मैंने मानी, उनकी शागिर्दी मैंने ली। सही है। लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर थी तो मैं सीख गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मेरे साथ हाथ किया। अच्छा साहब ने, आज मैं ऑनर बैठा हूँ, हाथ ये किया। उनको जब पता चला कि हाँ बच्चा थोड़ा सा पटड़ी पे आ गया, वो माशाल्लाह मुझे अकेला छोड़ के तो एक अगली एजेंसी में चले गए। मैं क्या पैसे मारते ने केरा हाथ करता है यानी, और मुझे खुशी भी होती इस बात की कि जब उन्हें फील हुआ ना कि नहीं मेरा शागिर्द संभाल लेगा, शायद वो सब संभाल लेगा चीज़ों को, तो 19 क्लाइंट छोड़ के वो चले गए आपके ऊपर। और 17, 18, 19 क्लाइंट थे तब सिनर्जी के अंदर। उनका जितना भी उर्दू का काम था वो सारे का सारा मुझ पर आया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने किया। ज़बरदस्त। तो बस सर फिर चल सर, मैं अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि आपकी जो उर्दू इन्हांस हुई है या आपकी उर्दू इतनी बेहतरीन है आपके दादकों की वजह से। जी। आपके वालिद साहब शायर, आपके चाचू शायर। तो आपको जो उर्दू मिली है वो अपने दादकों से मिली है, जेनेटिकली सर। हाँ, जेनेटिकली कलम। और जो आपकी पंजाबी इतनी स्ट्रॉन्ग है वो आपकी नानका साइड, ननियाल जो फैसलाबाद ठेठ जो पंजाबी बोलते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि ये जो उर्दू है वो आहिस्ता, और पंजाबी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म क्यों हो रही है? सर मुझे लगता है कि पंजाबी कम हो रही है। नहीं, उर्दू भी सर। अब जो जनरेशन उर्दू बोलती है जी वो उर्दू कम है, वो हिंदी को अडॉप्ट ज़्यादा कर रहे हैं फिल्मों से। ना पंजाबी है वो, ना उर्दू है, ना वो हिंदी है। अब जेंजी तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह वो तो निकल ही किसी और तरफ गए हैं ना। तीनों लैंग्वेज, उर्दू पंजाबी इंग्लिश तीनों मिक्स करके बोलते हैं। उनको ना कुछ करना है, हर चीज़ का पकड़ के ना उनको कुछ करना है, लेकिन समझ नहीं आती क्या करना है। कुछ करना है ये उनको भी नहीं पता। तो वो करते हैं जी हर चीज़ को पकड़ के इतना सा कर दो, तो ये उनका काम है। शॉर्ट करो, क्रिस्प करो, ठीक है, छोटी चीज़ को छोटा कर दो, तो ये उनका एक शौक है, तो वो यही करते हैं हर चीज़ में। सर एक स्लैंग है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ISTG। मुझे कोई भी ये लिखता था ना, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, यहाँ तो इंस्टाग्राम लिख रहे हैं ISTG इंस्टाग्राम। ओ भाई वो मुझे बाद अब बंदा शर्मो शर्मी पूछता भी नहीं है किसी से अगले से, उसने लिखा ISTG, यही पूछा कि इसका मतलब क्या है। मैं ठीक है, कुछ सही कह रहा हूँ, जो भी कह रहा है सही कह रहा है। वो फिर मुझे किसी मेरा बहुत क्लोज सज्जन था, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे लिखा टेक्स्ट पे, मैंने कहा भाई इसका मतलब मुझे बता दे। उसने कहा आई स्वेयर टू गॉड। मैंने कहा सारी उम्र मैनू इंस्टाग्राम समझदा आ रहा, सारी उम्र मैनू इंस्टाग्राम समझदा आ रहा, मतलब है आई स्वेयर टू गॉड, ISTG। ये आम लोग भी यूज़ करते होंगे ये स्लैंग, लेकिन पता किसी को भी नहीं है।
मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे नहीं पता था। पता क्या बात है, अब आपने खुद ही बता दिया हाँ सर, जी। उनके पास दे डोंट हैव इनफ टाइम कि वो पूरा कह सकें, ठीक है ना, कि आई स्वेयर टू गॉड, वो इसके लिए ISTG गल खत्म, मुकाओ भी। सर ये आप देखिए, ये मुझे बहुत ऐसे देर slang बाद बहुत पता हैं। चला। सर ऐसे स्लैंग्स बहुत हैं, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऐसे बहुत हैं। और ये वही हिसाब हो गया कि जैसे हमारे पश्तून भाई है ना, समटाइम हमारे पास खड़े होकर को बात कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता लगता क्या कह रहे हैं। ये जेंजी भी ऐसे ही है, ये पास खड़ी होकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रही होती है, बंदे को नहीं पता चलता। इतने इतने छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इतना उनका वही ना टाइम नहीं है। ऐसे ही है। एक WTF वो तो सबको पता है, लेकिन वो विस्की शॉर्ट, अब ये कमेंट्स में ऑडियंस बताएगी कि और कितनी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं पता और जो चल रही है मार्केट। सर देखिए, मैं जेंजी को मैं कोई उनको बुरा नहीं कह रहा। हाँ, जेंजी इज वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव बच्चे आ रहे हैं जी, बिल्कुल हमारा फ्यूचर है, हमारी ताकत है, वही हमारी स्ट्रेंथ ऐसे ही है। ठीक है, हमारे आने वाले कल की जो पाकिस्तान की। बस मेरी उनसे जो है ना वो रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी को मेरी 2-3 रिक्वेस्ट उनसे ना दरखास्तें हैं जेंजी से। हाँ जेंजी से। जी। एक तो वो थोड़ा सा जिंदगी में जद्दोजहद करें, ठीक है, उसको पसंद करें, जद्दोजहद को थोड़ी मेहनत किया करें, थोड़ा धूप में फिरा करें। जेंजी चाहती है कि हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना मेहनत सर, ना करनी पड़े। थोड़ी तेज हवा चले उसको बर्दाश्त करें, थोड़ी सी तेज धूप हो उसको भी बर्दाश्त करें, वो आपके लिए अच्छी है, समझ आ रही। खास तौर पर धुप्प तुसी लक कर लो ना, बहुत अच्छा होंगे। हाँ, तो तुसी मतलब जितने धुप्प होंदी तुसी वो मेरी ब्यूटी खराब हो रही है। हाँ जी, ब्यूटी नहीं कुछ और खराब हो। तो ये वो चीज़ें जो आपको थोड़ा सा वो करने की ज़रूरत है कि नहीं यार, इससे आप ताकतवर होते हो ज़िंदगी में। हम आज ज़िंदगी के किसी भी मकाम पर आकर बैठे हैं, ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ, फैसलाबाद की एक छोटी सी गली से निकलकर मैं नियो TV के प्रोग्राम नुमान एजाज साहब के साथ मैं जी सरकार प्रोग्राम तक पहुँचा। जबरदस्त। पर हमने कोई 250 के करीब एपिसोड्स किए मैंने, ठीक है, और डिस्कवर पर अभी भी चकदे पट्टे प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो अगर उस गली से निकल कर नेशनल TV के ऊपर बैठ के जो है वो प्रोग्राम करने के लिए मैं समझता हूँ कि मैं अगर कर लिया है, ठीक है, तो उसमें मेरी ज़िंदगी की जद्दोजहद थी, बिल्कुल, मैं तो कर लिया, मैंने देखा था सब कुछ। मैं पैदल चला हूँ, मैं धूप में चला, पेन लिया तो हुआ। मैं धूप में चला हूँ सर। मैंने इस लाहौर के अंदर मैंने इतनी बाइक चलाई है, इतनी बाइक चलाई है, यकीन करें सर, ये हर वार्डन मेरा वाकफ है। मैं इतना आजकल तो वार्डन भी बहुत ज्यादा हो गए ने, वो हर गली महल्ले हर इशारे ते वार्डन होंदा है। सर मैं इन्नी बाइक चलाई है कि ए जो गवर्नमेंट ने लाल बसा नहीं सर, इन्होंने पहले मेरे को पूछा ऐसी स्टेशन कितने में इन्नी बाइक चलाई है सर, इतनी बाइक चलाई। लेकिन उसका फिर फायदा भी तो है ना स्ट्रगल करने का। बिल्कुल सर, वो आपको फिर नुमान एजाज साहब के साथ शो करने का मौका मिला और इतने एपिसोड्स करने का मौका मिला। सर मैं यही बात करना चाहूँगा कि ये एक सर्टन एकदम कुछ नहीं होता है। ये जेंजी के लिए ये भी बात है कि उनको एकदम पकी पकाई डिश चाहिए। सब्र जो है ना, टॉलरेंस और सब्र जो है वो उस मामले में थोड़ा सा वो जेंजी भी लैक करते हैं। सब्र बहुत ज़रूरी है। आप विदाउट पेशेंस, विदाउट सब्र जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते। सब्र इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि सब्र करने से यार सारा तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। ये तो कुरान में भी है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, ऐसे ही है। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो तुसी नहीं कर ले आगे पाएं। अच्छा, मैंने एक और बात बहुत नोट की है, किसी जेंजी की नौकरी लगे ना, जी उसको सर घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है सर उसको वो कहता है मैंने 6 बजे छुट्टी दो, नहीं दोगे तो मैंने अल्लाह हाफिज़, मैंने सलाम कर दिया। आप घंटे की बात करें, उसको आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जेन्युइन बात है। वो कहता है कि मुझे नौकरी से निकालना, काट दो, नौकरियां बसेरियां, ऐसे ही। लेकिन कहते हैं पाकिस्तान में नौकरी नहीं है। सर देखें, वो हमारे एक तो दफातर के अंदर जो है वो एक कम्युनिटी अब आई है जो कि वेल सेटल्ड है जी, बिल्कुल, बड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, उनके अब्बा चाचू सारे के सारे बहुत को मतलब पीछे से स्ट्रॉन्ग है, कोई चैन चक्कर नहीं है। वो सिर्फ अपने बच्चों को भेजते हैं एक्सपीरियंस के तजुर्बा हासिल करने के लिए। तो जो वहाँ पर जो सीनियर होता है ना, कोई डायरेक्टर होता है, कोई बॉस होता है, सर उनके लिए वो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल क्या, और कहते हैं कि अदब करीना है मोहब्बत के करीनों में, सबसे पहला करीना अदब ही है। तो अदब जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी भी है। तो वो जो कम्युनिटी है ना, वो सर अदब से दूर है। इसमें पावर आ गई, पैसा आ गया। अदब ये नहीं कि आप किसी के सामने यूं करके खड़े रहो, नहीं, आपके बात करने का लहजा जेस्चर बता देता है कि आप
रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे हो या आप अगले बंदे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इंसल्ट कर आप अगले को फील करवा रहे हो कि भाई साहब मुझे आपकी बात नहीं सुननी है, आप क्यों मुझे सुना रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है आपकी आपको बात लिखना उधर। ठीक है। और आपने जाके बात करनी है, मेरी शिकायत करनी है, वो जाके शिकायत रूम में जाके मेरी शिकायत करें, मेरे सामने बकवास ना करें। ये वो कहते नहीं है लेकिन अपने एक्सप्रेशन से साबित करते हैं। साबित कर तो हम जो लोग बैठे हैं जो कि हर सीनियर की इज्जत करके, हर सीनियर को सर करके हम बैठे हैं, हम देखते हैं यार क्या जिगर है इन लोगों के, वाह वाह, ये तो लगता है हर 5 मिनट बाद ड्यू पीते हैं। सही बात है। लेकिन उनको ये नहीं होता कि उनको पता नहीं है कि असल में ना उनके लिए ये बहुत आगे जाके मुश्किल नुकसान है। देखिए अब सदा बादशाह नहीं रहती सर, तो कभी कभी ना कभी पलट ही जाता है। अगर आपके पास आज पैसा तो कल नहीं होगा सर, और ये चीज़ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी एक मामला और भी ख़राब हो जाता है ना, ऐसी कम्युनिटी एक तो आपके पास आकर जॉब करती है, एक्सपीरियंस लेती है, तजुर्बा भी ले लेती है। अच्छा, फिर ये होता है कि जो आपके बॉसेस होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं ना, अच्छा कहीं ना कहीं वो भी इनके थले लगे होते हैं, वो भी इनके साथ बात नहीं करते सही तरह से, यानी कि उस तरह इनको वो बात नहीं करते जिस तरह वो हमें कह देते हैं ना कि ये आप अपना एटीट्यूड ठीक करें। आप देखिए अगर आप ठीक है कर रहे हैं, ये आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है तो ये बात आपकी दायरे के खिलाफ जा रही है। ठीक। और उनके लिए ये बात नहीं होती, उनके लिए कुछ और बातें होती हैं। ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है, आप करें काम। नहीं, उनके लिए कुछ और बातें होती हैं, वो मैं करना भी नहीं चाह रहा। अच्छा सर, आप मीडिया में हैं, जी सर। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ मीडिया में मैंने सुना है कि 80% जी जी 80% तक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ गिव एंड टेक वाला मामला करना पड़ता है, फिर आप बड़ी स्क्रीन पे आते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? सर देखें, अगर आप ये कहें कि मुआशरे की बात करें तो ये बीमारी है, ये बीमारी तो यूनिवर्सल है, ये स्पेसिफिकली किसी एक क्राइटेरिया पर ये फिट नहीं बैठती। ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, इंडिया इससे ज़्यादा इस मामले में गंदा है। और अगर आप हॉलीवुड चले जाएंगे वो इससे ज़्यादा गंदा है इस मामले में। तो ये भी एक कम्युनिटी है जो आपको फैशन इंडस्ट्री में मिलती है, जो आपको मीडिया इंडस्ट्री में मिलती है, जो आपको एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। ठीक है। और इवन कि आपको सिंगिंग के अंदर भी ऐसे लोग जो है ना मिलते हैं आपको, ये हर फील्ड में ऐसे लोग हैं। तो अगर हम ये कहें बचना आपने खुद है। जो बंदा या बंदी अपने काम के बल पर आगे आएगा ना, ठीक है, अगर वो अपने काम पर यकीन रखता है और थोड़ा सब्र करेगा, वो इस तरह की बातों पर नहीं आएगा, अगर वो थोड़ा मतलब बचेगा तो सर उसको थोड़ा देर हो जाएगी लेकिन वो आ जाएगा। और जब वो आएगा ना तो उसको पीछे नहीं किया जा सकता। ऐसे ही है वो बंदा या वो बंदी, वो टैलेंट पे है, वो टैलेंट पे है, काम पर आगे आएंगे ना सर, दुनिया की कोई ताकत उन्हें पीछे नहीं कर सकती। ऐसे ही है। और जो किसी भी हेल्प से आएंगे ना, वो 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, मैक्स 4 प्रोजेक्ट, उसके बाद डेड, आहिस्ता आहिस्ता वो फेड हो जाएंगे स्क्रीन से। आपको पता चल जाएगा वो फेड हो गए, क्योंकि उनमें वो है ही नहीं, बिल्डिंग नहीं, उनमें टैलेंट ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ ऐसा वो गिव एंड टेक करके आगे आ गए। अच्छा एक और चीज़ यहाँ, इफ़ अगर वो टैलेंटेड भी हैं, अगर रास्ता गलत चुना है ना, तो ये जो सर अल्लाह की बरकत खत्म होगी ना। अल्लाह की बरकत भी, ये सबसे पहली बात, अल्लाह की बरकत खत्म होगी। दूसरी बात, आपको क्या लगता है आप इस तरह की हरकत करके मीडिया में छुपे रहेंगे? नहीं, जो बंदा आपको शूट कर रहा है उसे नहीं पता है ये फलां के साथ फलां। सर हर एक को पता लगता है। बंदा सेट पे आके खड़ा होता है ना, तो वो बंदे आपस में कहते हैं वो रिंग डाउन, क्या रह गया, रिंग डाउन, क्या रह गया, आप किधर स्टैंड करते हैं, ये चीज़। तो सर ये एक बहुत बड़े इस इंडस्ट्री के एक लेजेंड ने जब मुझे नसीहत की थी, ठीक है, मुझे उन्होंने बड़े प्यार से ये बात कही थी, सही है, कि तुम्हें ये वाला रास्ता कदम कदम पे मिलेगा, लेकिन तुमने इस रास्ते को कभी अपनाना नहीं है अगर तुम्हें रियल रिस्पेक्ट और इज्जत चाहिए, और वहाँ से चाहिए। बेशक ये दुनिया की इज्जत जिल्लत ये कोई मैटर नहीं करती, वहाँ से इज्जत चाहिए ना, तो यहाँ से साफ और सीधा रही, ठीक है, ये रास्ता ना चुनी, बाकी अल्लाह देर कर देगा लेकिन तू आ जाएगा। बेशक। सर कभी प्यार हुआ है? हाँ जी सर, कभी प्यार हुआ है जेन्युइन?
ये नहीं मैंने सुना कि हाँ माँ बाप से प्यार था, बहन भाइयों से बहुत प्यार है, मेरे दोस्त अहबाब हैं बहुत प्यार है। नहीं सर, मुझे नफरत हुई है। नहीं, मैं जेन्युइन सुना है प्यार हुआ है, प्यार के बाद ही नफरत है, नफरत पहले नहीं होती, प्यार पहले होता है। सर देखिए, प्यार होता है फिर नफरत होती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पहले मुझे से नफरत हुई फिर मुझे से प्यार हुआ। सर आपने मेरा तारुफ करवाया जी कि मैं राइटर जी शायर हूँ। नहीं, फिर भी प्यार तो हुआ है ना फिर। सर मुझे प्यार हो गया, ठीक है, और की कराना है इस टाइम। हो गया, किधर गया अभी है या सर मामू वाला सीन है? बन गया मामू या अभी है? नहीं नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस सरहद से बहुत दूर हूँ। सर देखें, मोहब्बत जो है, मैं आपको बोला कि अगर मैं शायर हूँ जी, तो ये डेफिनेट बात है कि ये हुई है। क्योंकि शायर रोमांटिक है, ये हो ही नहीं सकता वो रोमांटिक ना हो। ये जो रोमांटिक नहीं है तो वो लाश है, शायर नहीं है। सही बात है। तो मोहब्बत बिल्कुल हुई सर, सही। और फिर उस मोहब्बत से शादी हो गई। हो गई? ओ जबरदस्त जियो, जबरदस्त जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, उससे तो कितनी देर हो गई है, कितने साल हो गए शादी को? सर ये मामला मैंने बहुत देर पहले निपटा लिया था। फिर भी मेरा ख्याल है कि 2014 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, जबरदस्त है यार। 2014 में सर माशाल्लाह 2 बेटियां, जबरदस्त। तो बस पता नहीं चला सर। आजकल जितने भी न्यू कपल आ रहे हैं और जिनकी अभी अभी शादियां हो रही हैं, सर मैं ये नोट कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ, और मेरे इर्द गिर्द माशरे में भी ये बात फैल रही है और हो रही है कि 2-3 साल हो गए हैं शादी को, खुशखबरी नहीं आ रही। लोग कह रहे हैं ये कोरोना की जो हमने वैक्सीन लगाई थी ना, जी जी, इसका बड़ा रोल है इसमें। हाँ जी। और ये मैंने चीज़ें ऑब्जर्व भी की हैं, ये मैं देख रहा हूँ माशरे में, और मेरे जितने भी क्लोज वाले लोग हैं जिनकी 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, नो खुशखबरी। इवन दो मेरा एक बड़ा क्लोज जानने वाला, मैंने पूछा, वो क्या दुआ करो भाई, दुआ करो। इवन इसका मतलब क्या है कि वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। अच्छा सर, ये बड़ा मुझे लगता है कि ये कोरोना की वजह से शायद है। सर बीइंग अ नॉट गायनेकोलॉजिस्ट, नहीं, मैंने कहा पूछे ना भाई, माशरे के बड़े अहम इश्यूज पे आप बात करें, ये भी बहुत ही अहम इशू है वैसे। सर जी जी, ये इससे ज़्यादा और क्या ही है। बिल्कुल, मतलब स्कोर ही नहीं बदल रहा देश तो। फील्डिंग सेट नहीं हो रही। हाँ, पता क्या बात है सर, मुझे लगता है कि सारी की सारी बात कोरोना पे डालना है गलत बात है। ये एक इंतहाई बुरी इल्ज़ाम तराशी है, तो अब आप भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, हाथ रख लिए। ठीक हो। तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं जो है वो अपनी कमियां जो है ना, वो हमारी आदत है किसी और पे डालना। ये तो हम बाय नेचर इंसान है ना, तो हमारी नेचर ही ये है कि अपनी कमियां किसी और चीज़ पे डालना। लेकिन सबकी ऐसी एकदम कमियां, मैं बताता हूँ सर, सबको हकीम की ज़रूरत। सर मैं बताता हूँ, देखें इनकी वजह से ही ये हकीम जो है वो इतने मिलियन व्यूज़ ले रहे हैं इन्हीं हरकत की वजह से। नंबर 1 सर, आपका स्टाइल ऑफ लिविंग नहीं अच्छा, लाइफ स्टाइल, ठीक है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं गुजार, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि जिससे आपके वजूद को खपत मिले, आपका वजूद खपे, ठीक है, उस मतलब आपकी ताकत लगे, आप कुछ नहीं करते ऐसे। पहले के दौर में जो लोग इतने सेहतमंद थे वो क्या करते थे सर, वो ज़्यादातर लोग वो एग्रीकल्चर से मंसूब थे, ठीक है, उससे मंसूब खेती बाड़ी करते थे। दिन मतलब तपती धूप में वो खेतों में काम कर रहे हैं, वो बारिश में खेतों में काम कर रहे हैं सर, वो ठठरती हुई सर्दी में जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक किसान आप इमेजिन करें कि जो पंजाबी में कहते हैं पो माग दियां रातां कक्कर जो पेंदे ने, ठीक है, पो माग दियां रातां दे विच किसान जिहड़ा है वो सुबह 4:15 बजे अपनी चद्दर साइड दे उत्ते करके ते जांदा है अपने खेतों के विच। और जिथे मतलब अगर झोने की फसल है, जिसको हम कहते हैं चावलों की फसल, तो चावलों की फसल अगर आपने देखी हो ना तो वो सर्दियों में होती है। तो सर सर्दियों में आपने जाना है और फसल में जो पानी खड़ा है ना, चावल की फसल को पानी बहुत चाहिए होता है, जो पानी खड़ा है ना सर, उस खड़े पानी दे विच उन्हें नंगे पैरी सर ना पैर विच डुबो के ना तो सर उन्हें काम करना है अपना। और सर 5-5, 6-6 घंटे सर उन्हें ऐसे कंडीशन दे विच रहना है। और अगर झोना ला रहे हैं ना तो कोडा होकर 6-6 घंटे सर झोना ला रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि उस इंसान की फिटनेस का क्या लेवल होगा, और एक बंदा जो है वो सिर्फ सोता है उठता है, सोता है उठता है, सोता है उठता है, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक रैंडम हारमोनियम प्ले कर रहे हैं तब। सही बात है।
उसका क्या दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों में से सेहतमंद कौन होगा भाई? वो किसान होगा, वो मेहनत कश होगा। और अगर एक के हम पास पैसा है, एक के पास सेहत है। अब ये जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करे इसको पैसे का लालच है ना सर। जी सर, एक के पास पैसा है, एक के पास सेहत है। अब बंदे ने, कंप्यूटर पे बैठा उसको और लालच भी हो सकता है। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, वो हाथ कहीं और चलेंगे। सर एक सेगमेंट पे आते हैं। सर बड़े मजे का सेगमेंट है। अच्छा जी, दिस और दैट, ओके या ये या वो, ओके। चाय या लस्सी, चाय। आतिफ असलम या अली जफर, आतिफ असलम। बिरयानी या पुलाव, बिरयानी। महक मलिक या मिसवाओ। इनमें से किसी ना किसी को तो जानते हैं, जितनी जौन सी आपकी शक्ल को मैंने अंदाजा लगाया है। सर बीइंग पंजाबी, महक मलिक का तो मुझे पता है। वाओ का नाइस नाइस नाइस, ये अच्छा था। पकोड़े या समोसे, सर पकौड़े। केला या गाजर, जो मौके पर मौजूद हो। हरीम शाह या मथीरा, मथीरा जी। आफ्ताब इकबाल या हारून रफीक। ऑब्वियसली सर हारून रफीक। अच्छा सर, आफ्ताब इकबाल पे मैं आता हूँ, इसको हम यहाँ पर रोकते हैं। वहाँ पे भी आ गए आप। सर मुझे ये बताइएगा, हर बंदा भी आफ्ताब इकबाल साहब से भाग क्यों रहा है? अब आपने पुराने आर्टिस्ट देखे, आते थे, ठहरे, चले गए, फिर उनके खिलाफ वीडियो आ गई। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो एक शख्सियत का नाम है जी। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत है जी। और उन्होंने बड़ा सर्व किया इस जी। कंट्री के लिए, ठीक है। इस कंट्री के मतलब एंटरटेनमेंट के अंदर बड़ा सर्व किया उन्होंने। और मैं मतलब मेरी अदना सी सोच है, मैं अगर बात कहूँ उनको बंदे क्यों छोड़ के जा रहे हैं या उनके साथ जो है वो उस तरह से जलन क्यों नहीं हो रहा अब दोबारा से। एक तो सर इस सरजमीन में बड़ी बरकत है। जब वो पाकिस्तान में थे तो अल्लाह की बरकत भी थी, सब कुछ था। ये सरजमीन ही ऐसी है, बड़ी फर्टाइल है, हर तरह से फर्टाइल है ये। तो अब यहाँ पर लोगों का आना भी आसान है, लोगों का आपके साथ रहना भी आसान है। आप लगातार तीन रातें उनको बुला के उनके साथ काम करवाएंगे तो वो करेंगे भी, बेचारे कर लेंगे। अगर आप ये कहें कि आपने 1 साल दुबई रहना है, और मुझे लगता है कि एक बंदे के लिए मतलब 1 साल के लिए दुबई रहना है, चलो बंदे आस्ते तो ठीक है, आर्टिस्ट आस्ते हैं उन मुझे नहीं समझ। बाउंड हो जाएगा। आर्टिस्ट 1 साल के लिए दुबई नहीं रह पाएगा। और फिर जिथे मतलब वो जगह जिथे बाहर निकलते कख नहीं, बेचारा फिर अंदर, फिर बाहर निकला फिर कख नहीं, फिर अंदर, ठीक है। वो थोड़ा पैर बाहर कटा तो भी टैन हो गया, तो बड़ी है, तो गर्मी इतनी, थोड़ा इन्वायरमेंट का भी असर है, थोड़ा सा दूरी का है बड़ा, कि अपनों के साथ दूरी जो है, ठीक है। वो थोड़ा डिसिप्लिन्ड आदमी है और थोड़ा करख्त लहजा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर इसमें मेरे ख्याल में कि आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट का भी बड़ा फैक्टर आता है। ऑब्वियसली बात है कि हर बंदा चाहेगा कि मेरी रिस्पेक्ट हो। तो मैंने जो सुना है और जितना मैंने ऑब्जर्व किया और जितनी मैंने वीडियोस देखी हैं आर्टिस्ट की जो छोड़ के जाते हैं, तो यार वो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो डांट देते हैं सर। वो स्ट्रिक्ट बहुत हैं। सर देखिए, मैं खबरदार आप चैनल पर मैं कर चुका हूँ आफ्ताब इकबाल साहब के साथ, सही है, मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। शायद मेरी ज़िंदगी की पहली जो टीवी अपीयरेंस थी वो वही प्रोग्राम था। और मैं आई विटनेस इस बात का कि मैंने उनको बड़ा तुर्श लहजा इस्तेमाल करते हुए देखा है, डिफरेंट बड़े बड़े नामों के साथ, बड़े बड़े नामों के साथ। तब मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो आज भी कुछ भी नहीं हूँ, और तब तो मैं माटे में नमक के बराबर भी नहीं था, ठीक है ना। तो मैं एक पैरोडी गाया था, उस शो में पैरोडी मैं गाता था। शुरू में 3-4 पैरोडीज़ की हैं। मैं इमेजिन करें शादरा में मेरी रहाइश थी, मैं शादरा से बाइक पे जाता था बेदियाँ उनके फार्म हाउस। हम गए थे एक दफ़ा बेदियाँ, हो आप एक दफ़ा गए थे भाई, आप एक दफ़ा गए थे और मैं जाता था सिर्फ इसलिए कि यार मतलब मेरा पैशन है, मेरा शौक है, स्क्रीन मेरा शौक है, मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है तो मुझे करना है। सर्दी गर्मी कोई चक्कर नहीं, जाना है। लेकिन वहाँ पर जो इन्वायरमेंट था, फिर एक दफ़ा मैंने एक पैरोडी लिखी जिस पर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेकअप रूम के अंदर जो है वो सरकार जो है वो बैठे हुए थे, और मैंने एक पैरोडी लिखी जिस पर उन्होंने कहा कि इस पैरोडी को ना ठीक कर लें। सही है। मुझे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने कहा कि पैरोडी जो है ना इसमें थोड़ी बेहतरी की ज़रूरत है, तो आफ्ताब साहब जो है ना वो मेकअप रूम में है, तो आप उनसे जाके एक दफ़ा पूछें इसमें जो बेहतरी की ज़रूरत है। मैं चला गया, मैंने कहा सर मुझे सर बताएं इसमें क्या बेहतर हो। उन्होंने कहा कि ये देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैंने थोड़ा सा उनको ना मैंने कहा कि सर ये मैंने ऐसे सोच के ऐसे किया है। तो ही वॉज लाइक कि यार तुम रशीद अतरे नहीं हो। ये मुझे जुमला उनका आज तक याद है। पहुंची
फेस उन्होंने कहा कि तुम रशीद अत्री, यार मैं कुछ भी नहीं था, मैं कुछ नहीं था, लेकिन मैं एक प्योर आर्टिस्ट था, मैं एक प्योर सोल था, मैं एक प्योर आर्टिस्ट था जो कि रिस्पेक्ट देता है अगले बंदे को। मैं इज़्ज़त देता हूँ, मैं आज भी इज़्ज़त देता हूँ, और उनको आज भी, हालांकि मेरे साथ जो है वो उन्होंने, हालांकि लोग यही कहेंगे ना कि यार ये मतलब पॉपुलैरिटी स्टंट है, ठीक है ना, ये इसलिए बात कर रहा है, लेकिन नहीं, आफ्ताब इकबाल साहब जहाँ पे बैठे हैं उनको मैं अच्छे तरीके से याद होऊंगा। हसीब खान उनके एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से याद होऊंगा, ठीक है। और आफ्ताब इकबाल साहब को भी ये जुमला याद होगा कि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम रशीद अत्रे नहीं हो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैंने उसके बाद होशियारियाँ प्रोग्राम में ARY में अभी भी रिसेंट अभी भी मैं पैरोडीज़ करता हूँ, और मुझे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया पैरोडीज़ करते हुए, और मैं बेशुमार पैरोडीज़ कर चुका हूँ। और सिंगल टाइम भी हारून रफ़ीक ने सिंगल टाइम भी मुझे ये नहीं कहा कि यार शरोज़ ये तुमने पैरोडी क्या बनाई, बल्कि वो हर पैरोडी पर मेरे आने से पहले सेट पर जो है वो पैरोडी चल रही होती है, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं मेरी पैरोडी पे। मैंने हिट से हिट गाने पे पैरोडी बनाई है मैंने, ये सुनाएंगे सर कुछ? ठीक है। वो असल में म्यूजिक के साथ होता है ना, प्रॉपर एक वो ट्रैक होता है, हम ओरिजिनल ट्रैक के ऊपर जो है वो सिर्फ हम करते हैं, उसको पैरोडी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक दफ़ा ही चलती है, क्योंकि वो ट्रैक ओरिजिनल होता है तो यूट्यूब पे नहीं चल सकता, स्ट्राइक आ जाती है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो वो एक दफ़ा ही सिर्फ हम टेलीविज़न पर चलता है, तो वो हम उस पर एक दफ़ा चला सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि सर वो भी एक प्लेटफॉर्म था, ये भी एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर मैं पिछले कोई 7-8 महीनों से, बल्कि 1 साल से, इससे या इससे भी ऊपर हो गया, मैं मुंसलिक हूँ उस टीम के साथ, और मैं ऑन एंड ऑफ जो है वो मैं करता रहता हूँ पैरोडीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिलता है पूरी टीम से। वहाँ पर आगा माजिद है, सलीम अलबेला है, गुगा पसरूरी है, ठीक है, आरजू हैं, आरजू फातिमा है, वो खुद इतनी अच्छी कंटेंट क्रिएटर है, तो वो मेरे काम की इतनी पजीराई करती हैं, ठीक है। हारून रफ़ीक खुद जो है वो मेरे काम की पजीराई करते हैं, मुझे दाद देते हैं, ठीक है, खुश होते हैं मेरे काम से, ठीक है। और सारे का सारा स्टाफ जो है, ये सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ये सारे मेरे काम से बहुत खुश होते हैं, तो ये फ़र्क है सर। हारून रफ़ीक साहब के साथ काम करने में और आफ्ताब इकबाल के साथ काम करने में आपको क्या लगता है कि क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों कैरेक्टर्स में? सर देखें, काम दोनों ही निकलवाना जानते हैं। काम आफ्ताब साहब इकबाल बहुत अच्छा निकालना जानते हैं, हारून साहब भी बहुत अच्छा निकलवाना जानते हैं, लेकिन वो जो तरीका है ना, द वे जो है, मतलब इस बंदे से किस तरह काम ले, इखलाक पे आते हैं ना, इखलाक, इस बंदे से किस तरह काम ले, ठीक है। लेट्स सपोज आपने किसी बंदे के मुंह में रोटी डालनी है जी, निवाला डालना है किसी मुंह में, आप उसको कहते हो यार भाई मुंह खोलो जरा, ठीक है, एक ये तरीका है। आप ये कहते हो मुंह खोल, ये तरीका है, उसने तो खोलना ही है, आप प्यार से भी कह लो, जोर से भी कह लो, खोल लेगा, ठीक है, ये तरीका कार है। अब पिक एंड चूज लोगों ने करना है, आवाम ने करना है, ठीक है, एंड ऑफ द डे डिसीजन आवाम का ही होता है, आवाम का ही है। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने हारून साहब के साथ भी काम किया, मैंने आफ्ताब इकबाल साहब के साथ भी काम किया, और फिर तीसरी शख्सियत मैंने नुमान एजाज साहब के साथ काम किया। तकरीबन कोई 2 साल, 2 से ज़्यादा साल हमने काम किया इकट्ठे, और मैं रोज़ उस बंदे से स्क्रीन शेयर करता था। और एपिसोड शुरू होने से पहले और एक गेस्ट से दूसरे गेस्ट के आने के दरमियान में जी जो गैप होता था, ब्रेक, जो ब्रेक होती थी, हम सम टाइम होता था गेस्ट दूर से आ रहा होता था, तो आधा पौना घंटा वेट हो गया, उस दौरान हमने खाना भी खाना बैठ के सबने, और गुफ्तो शनीद होनी, बड़ी बड़ी बातें होनी, बड़ा बड़ा शुगल लगना। तो ऑफ द कैमरा जो है वो नुमान एजाज साहब जो है वो बड़े कमाल आदमी हैं। मुझे हर दिन जो है मुझे उस बंदे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। मैं एक गली से उठ के गया लड़का था जो कि एकदम से नेशनल टीवी के ऊपर जो है वो जाके परफॉर्म कर रहा था, लेकिन सिंगल डे, एक दिन भी उन्होंने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि वो नुमान एजाज हैं और मैं एक रैंडम बॉय हूँ जो कि अभी आके काम कर। ये तो बड़े बंदे की पहचान है। हालांकि मेरी ये खासियत थी, वो ये बात खुद कहते थे कि यार तू तूफान है यार, तू बम है। मिमिक्री कीजिएगा थोड़ी सी इनकी। ये जो आपने बोला ना, ये मुझे उनकी झलक नजर आई है इसमें, क्योंकि मैं उनको सुनता, इतना सुना है उनको बैठ के, तो कहते यार ये जिन्हों पता नहीं है तू की चीज है यार, तू इतनी जल्दी नज़म लिख लेना। वो ये बात करते थे कि अब
मतलब मेरा रिकॉर्ड रहा है एक मेरा बड़ा उनके सामने है कि गेस्ट हमारा चेंज हो गया, क्योंकि मेरी नज़म होती थी अकॉर्डिंग टू गेस्ट। गेस्ट ओके कि जो गेस्ट है ना उसका हमने देखना है कि इसको इस क्राइटेरिया के अंदर अंदर रहते हुए ना हमने कोई नज़म लिखी, ठीक है। लेकिन एकदम जब गेस्ट चेंज हो गया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो गया, तो नुमान इजाज़ साहब ने कहा कि यार वो आ रहे है ते ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ उनके बारे च कुछ सोच ले, कुछ इस तरह का कर ले। वो दे देते थे, टॉपिक दे देते थे। यार वो थोड़ा फैशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ Conscious। ये कॉन्शियस। हाँ, तो इस तरह का कुछ चीज़ कर ले, ਠੀਕ ਹੈ समझ आ रहा है मेरा पुत्र मैं की कह रहे हैं। हाँ मैं जानूँ चल प्यार से। हाँ मुझे आने टाइम ही हल्ले, और मैं थोड़ी देर में आके मैंने मतलब कुछ 7-8 मिनट सर मैंने जो कम से कम जो मेरा रिकॉर्ड लगा हुआ है ना, मैंने सर 7.5 मिनट में नज़म लिखी। ओ जियो। और इसके मतलब गवाह है नुमान इजाज़ साहब कि वो टॉपिक देते थे और वो खुद इस चीज़ को मानते हैं। उन्होंने कई एपिसोड्स में ये बात की कि इतना फास्टेस्ट शायर मैंने नहीं देखना, कि हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये अंदर जाता है, ये मतलब पता नहीं कितने बंदे जाके ये लिख के आज। उस दौर में तो चैट जीपीटी भी नहीं होता था। और हमारा सेट होता था वहाँ पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी सरकार का, तो क्योंकि न्यू टीवी जो है वो आपको पता है नहीं क्या है, तो वहाँ पर सेट होता था। मैं समटाइम उसकी ना सीढ़ियों पर बैठा जो मैं लिख रहा होता, आप यकीन करें कि नुमान इजाज़ साहब कई दफ़ा वो आके सीढ़ियों पर मेरे साथ बैठ जाते थे और मुझसे पूछते थे कि लिख रहे हैं। तो 1-2 दफ़ा तो मैंने बताया, लेकिन उसके बाद जब उनको 3-4 एपिसोड में उनको पता चला ना कि नहीं यार शरोज़ जो लिखता है बहुत आला अच्छा लिखता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र था सर। उसके बाद मैं उनको एक दफ़ा आया, मैं कहा सर ये ज़रा नज़म मैंने ना जो आज की है वो ज़रा एक दफ़ा सुन लें। कहते यार मैं जानूँ मेरा ना मज़ा ख़राब हो जाता है, तू जो करेंगा तू बेहतरीन करेंगा छाड़ दे, तू बस आके बोल के चला जाया कर, मैंने पता है तू जो करेंगा ज़बरदस्त करेंगे। सर वो दिन गया, आज का दिन है, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं बस आता था सुनाता था। और उनके जो उस वक़्त लाइव एक्सप्रेशन होते थे, क्या है, क्योंकि वो उनके बिल्कुल वो तो नेचुरल उनके जो आते थे वो बड़े कमाल। और आपको पता है एक्सप्रेशन के तो वो बादशाह हैं। ऐसे ही है। तो सम टाइम तो उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देते नहीं कि मैं नज़म बोलते रोक गया। मैं कहा सर की है वो एक एपिसोड में देखेंगे भी, वो कहते नहीं क्यों है चंगा है। सर बैक टू अपने सेगमेंट पे, अनियन बिल्ला या आगा माजिद? दोनों ही अच्छे हैं अपने अपनी जगह पर, लेकिन हनी साहब सलीम अलबेला या गोगा पसरूरी? सर ऑब्वियसली सर सलीम साहब। नरगिस या साइमा जी? सर गोगा पसरूरी। बेगम से बहुत डर लगता है, बाबू भैया घर जाना है। अच्छा सर, हमारा अगला सेगमेंट है फिलिंग द ब्लैंक्स का। अच्छा, मेरी फेवरेट मूवी डैश है। पंजवीं तो ही मेरा है ख़राब है सारा। मेरी फेवरेट मूवी डैश है। DDL से। हाँ, खाने में मुझे डैश पसंद है। सर एक तो मुझे आलू वाले चावल। आलू वाले चावल? आलू मटरों वाले या आलू वाले? आलू वाले चावल। अच्छा, सिंपल, गर्मियों की दोपहर और आलू वाले चावल, सुभान अल्लाह, ठीक है, ये पसंद है। और उसके बाद सर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है बैंगन का भरता। बैंगन का वो नाइस, ज़बरदस्त। मैं सर फुल वेजिटेरियन माहौल। माशाल्लाह। मेरा फेवरेट फ्रूट डैश है। मैंगो सर। डैश से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऊंचाई से। किससे? ऊंचाई से। मुझे लगा बेगम से। मुझे पहली मोहब्बत डैश ईयर में हुई थी, 2012 के आखिर पे। और उससे पहले वाली याद नहीं है वो, आनी भी नहीं याद। डैश एज में मुझे पता चला था कि बच्चे परियां छोड़ के नहीं जाती। 16 साल में। वेरी लेट। डैश आर्टिस्ट का काम देखकर दिल आज़ार हो जाता है। राहत फ़तेह अली खान। और डैश आर्टिस्ट का काम देखकर दिल से आवाज़ निकलती है कि कम करदा है ते पता लगता है। करना औजला। करन औजला। सर गाना लिखता है पता लगता है। मेरा फेवरेट कॉमेडियन डैश है। पाकिस्तान में या कहीं और भी? एक पाकिस्तान का बता दें, एक हमसाये मुल्क का बता दें। पाकिस्तान में अमानुल्लाह खान साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। और इंडिया की बात करें तो कपिल शर्मा। एक सुपर पावर मिले तो मैं डैश बनना पसंद करूंगा, स्पैरो या बोला रिकॉर्ड। सर मैं कुछ अपना बन जाऊँ।
क्या बनना पसंद अगर आप कहें तो मैं जुसारत कर सकता हूँ ये। जी सर, क्या बनना पसंद करेंगे? सर मैं अगर मेरे पास एक सुपर पावर हो तो मैं चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसी सुपर पावर हो कि मैं दुनिया के इस टेक्नोलॉजी के अजाब से निकल कर नेचर के करीब रहूँ और मुझे किसी भी चीज़ के लिए मुझे तकदोद ना करना पड़े। मैं खुदा के और इस नेचर के करीब कहीं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। तो मुझे ज़िंदगी की ये कमाई के लिए ना मुझे दौड़ धूप जो है ना ये ना करनी पड़े। ज़बरदस्त। टेक्नोलॉजी से निकलना चाहता हूँ। अगर मैं सुबह सोकर उठूं और पता चले कि मैं लड़की बन चुका हूं तो सबसे पहले डैश करूंगा पिटांगा और क्या कर स्लैश सबसे पहले डैश देखूंगा। सबसे पहले डैश देखूंगा लड़की बनने के बाद। हाँ, मेरे बाद अपना चेहरा देखूंगा कि दाढ़ी खत्म हो गई है, हाँ बाल बड़े हो गए हैं। हाँ जी। ये तो आप क्लीन शेव करके भी कर सकते हैं। नहीं सर मैं देखिए गौर से मैं खद्दो खाल देखूंगा ना। सर आपकी नज़मों पे आते हैं। सर। आप लिखते हैं नज़में बड़ी मजाकिया पंजाबी में। अच्छा जी। कुछ चंद अशार प्लीज। नज़म सर। जी सर। सर हमारे एक ना मुआशरे का करैक्टर है जी। मैं ज़रा सोशल शायर हूँ ज़्यादा। मैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि सर ऑब्जर्वेशनल जो राइटिंग है ना वो सबसे तगड़ी राइटिंग है। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी सबसे तगड़ी कॉमेडी, ऑब्जर्वेशनल पोइट्री सबसे तगड़ी पोइट्री। तो मुझे सिन्फ ही अल्लाह ताला ने ये अता की कि मैं जो देखता हूँ मैं लिखता हूँ। तो मैंने जो देखा मैं आपके सुपुर्द करने लगा। प्लीज। मैंने देखा सर एक हमारे मुआशरे का बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर है जहाज़। जहाज। वैसे आजकल तो मोरिया पुल वाला जहाज। हाँ जी आजकल तो इंज डिग रहे नहीं आए छू लेकिन वो पहली लैंड होते हैं। जियो। तो वो कहता है कि मिलिया मैनू ये एजाज। ये जहाज मुंतखब कर रहा है। जी जी। अच्छा, ऑडियंस अपने लोगों से जहाज अपने फुल मतलब उस जोन में है। उस जोन में है। ठीक है। वो कह रहा है कि मिलिया मैनू ये एजाज आए लोकी प्यार ना कहंदे जा। आए जियो जियो जियो। मिलिया मैनू ये क्या एजाज कहने? लोकी प्यार ना कहंदे जा। क्या कहने? ते लैंडिंग मेरी लैना ते। हाय 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 हाय। सर लैंडिंग लैंडिंग मेरी मेरी लेना ते। लैना ते जी। कुप हनेरा नैना आए जियो। कुप हनेरा नैना ते मैं उड़दा फिरदा बाज आए ओ जियो जबरदस्त। ते लोकी प्यार ना कहंदे जहाज। उन्नी भंगी भंगी। मेरे संगी। क्या कहने? उन्नी भंगी मेरे मेरे संगी संगी। ते बूथी मेरी सब तो चंगी। जियो 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 जबरदस्त। उन्नी भंगी मेरे संगी बूथी मेरी सब तो चंगी ताइयों सब नु मेरे ते नाज लोकी प्यार ना कहंदे कहंदे जहाज। ते टीका लाउंदे टेंशन मुकदी। हाय जबरदस्त। टीका लाउंदे टेंशन मुकदी ना लावां ते धड़कन रुकदी। ना लावां ते धड़कन रुकदी ओ विच खुमारी वजदे साज। आए लोकी मैनू कहंदे जहाज। लोकी प्यार ना कहंदे जहाज। कहंदे जहाज। वाह 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 शरोज भाई जबरदस्त यार। सर। ये जो फील हुआ है आप भी भाई मैं कहता हूँ ऐसा फील हुआ है कि उसामा शाह बहुत रिलेट किया उसामा शाह ने। सर एक और कोई एक दो नज़में हो जाए ऐसी सर, characters पे, सर। ऐसी प्रोडक्ट्स पे। एक और करैक्टर हमारे मुआशरे का जी। जिसको अनदेखा कर दिया जाता है, जिसकी तरफ देखा नहीं जाता अल्लाह और उसके बगैर गुजारा भी किसी का नहीं। अल्लाह। लेकिन वो बेचारी जो है वो कसमा पुरसी का शिकार है। उस करैक्टर का नाम है मज। मज कहती है कि बहुता नहीं मैं सकदी भज। हाय बहुता नहीं मैं सकदी भज चिट्टे गोडिया का मसला। क्योंकि भाजी मैं हाँ मज। आए क्या कहने जी जबरदस्त। बहुता नहीं मैं सकदी भज क्योंकि भाजी मैं हाँ मैं मज मज। ते मालक तड़के ही आण जगांदा हाय हाय हाय। डंडा लैके वाक करांदा। ओए होए होए। मालक तड़के ही आण जगांदा डंडा लैके वाक करांदा टुर टुर जांदे गिट्टे भज आए क्योंकि भाजी मैं मैं हाँ मज। मज। ते किले नाल मैं ਵੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ हाय दुख। ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ। हाय हाय दुख। ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ओए होए। ਪਿੰਡਾ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਜ हाय क्या कहने? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੱਝ ਮੱਝ। ਤੇ गंदे पानी नाल नमाਉਂਦੇ। हाय गंदे। अगर तो आप विटनेस हैं ऐसे लोगों के जो भैंसों को छप्पड़ पे ले जाते हैं जी। या भैंसों को ऐसे किसी नाले पे ले जाते हैं
ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਇੰਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹਾ ਰਹੀ ਉਸ ਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਏ 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 ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਜ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆ ਮੱਝ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 8 ਟਾਈਮ। ਓ ਹੋ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 8 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਹੀ ਕਾਇਮ। ओ जियो ओ क्या कहने जबरदस्त। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 8 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਹੀ ਕਾਇਮ ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਅੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਜ। हाय 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 जबरदस्त भाजी मैं ओ जियो जबरदस्त। सर ये मज का बयानिया था। अब इसके अलावा अगर आप ख्वाब सुनना चाहते सर हैं मैं प्लीज मैं लाजमी सुनना चाहूँगा। सर एक साडे मुआशरे च ऐसा करैक्टर ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆ ਲੰਮੀਆਂ 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 ਚੌੜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆ ਓਏ ਵੱਡੇ ਨੌ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਸਕੇਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ ਆਇਆ ਆਹਾ ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਖਾਬ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਓ ਹੋ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਡਿੱਗਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਗ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਆਏ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਗ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਡੀਕੋ ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਏ 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 ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਜੀ ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਜੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚ। ਆਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਹਾ ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਚੰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਓਹੋ ਜੀਓ किसी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਨੀਲਾ ਕਚੂਰ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਸਰ ਚੰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ। ਆਹਾ ਜੀਓ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੇ ਚੰਨ ਕਰਾਇਆ। ਆਏ 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 ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੂੜਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਦੰਗਲ ਸੀ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਢਾਇਆ। ਓ ਸੁਪਰਮੈਨ ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਲਜਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ दुश्मन घेरा पाया। हाय ये ख्वाब च राती आया। और सर सबसे कीमती शेर है इस नज़म का कि ना ख्वाब च ऐसा कहर होवे ना ख्वाब च ऐसा कहर होवे ओदी अंजम शाला खैर होवे जिन्हें मैनू आन हलाया। ओ जियो जबरदस्त यार जबरदस्त। ये ख्वाब च राती आया। ये सारी खुद ही लिखी है आपने? जी सर। यार माशाल्लाह सर ये मुझे ये इतनी ज्यादा नज़में कोई लिख के देगा ये बिल्ट इन होता है ना ये बंदा सीख के भी नहीं लिख सकता सर। बिल्ट इन भी होता है और मैंने आपको चीज़ बताई सर ऑब्जर्वेशन। हाँ अगर आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि मेरा चीज़ों को देखने का एंगल नजरिया एंगल मैं किस एंगल से देखता हूँ चीज़ों को। राइटर में और आम इंसान में क्या फ़र्क होता है सर मैं बताऊँ। ऑब्जर्वेशन का आम इंसान कुछ भी देखेगा ना वो देख के इग्नोर कर दे। राइटर कुछ भी देखेगा वो यहाँ फीड कर लेगा ऑब्जर्व करेगा जो देखे वो लिख लेगा वो कहीं ना कहीं उसको लिख लेगा ठीक है। वो कहीं ना कहीं आएगा चुन्नी मेरी रंग दे ललारी है मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी उसके आएगा। अब ललारी जो है वो रंगने वाले को कहते हैं ठीक है। अब उसने कपड़ा रंगते हुए देखा हुआ है उसने ललारी को देखा बड़े क्या पता उसने किसी लड़की को देखा होगी यार मेरे खावंत की गाड़ी का रंग ये कलर का नहीं जिस कलर की चुन्नी चाहिए ये उसकी क्रिएशन है। देखिए थोड़ा सा हकीकत होती है और फिर उसमें आप एग्जैजुरेशन ऐड करते हैं। शायर का काम है उसमें एग्जैजुरेशन ऐड करना उसमें एक फैंटेसी ऐड करना। अगर वो उसकी शायरी में फैंटेसी नहीं आ रही है ठीक है तो फिर वो शायरी टच नहीं करेगी आपको। रियलिस्टिक जितनी भी शायरी है ठीक है वो बेशक आपके आज मतलब
इतना बड़ा आपका राइटर लिरिसिस्ट है जानी। जानी के गाने जो हैं वो लोगों के दिल पर ठा 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 लगते हैं। जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, ठीक है ना। अब लोग कितनी रील्स बनती हैं उसके गानों पे, उसका गाना बाद में आता है, मैं अगर रील्स पहले शुरू हो जाती है, ठीक है ना। उधर टीजर थे भी 10-12 लोग उधर रील, ठीक है, गाना नहीं आया होगा। तो मकसद ये है कि लोगों को वो उसके लिरिक्स टच करते हैं। अब उसके लिरिक्स जो है वो रियल होते हैं, लेकिन साथ में फैंटेसी भी होती है, ऐड होती है उसके अंदर, ठीक है। अब मैं थारे पाँव की जुत्ती ना, जब जी करे पहन ली उतार दी, ठीक है। अब वैसे तो ये राजस्थानी बोली के अंदर उसने लिखा हुआ है, तो मिक्स एंड मैच किया पंजाबी और राजस्थानी को, बड़ा अच्छा कॉम्बो रहा है उसका। लेकिन अब देखें कोई लड़की जो है वो मतलब ये तो कहती है कि मैनू तू पैर दी जुत्ती समझे है, ठीक है। अब जब जी करे पहन ली उतार दी, ये सर फैंटेसी है, ठीक है। फिर एक जगह एक और शायर कहता है कि रोटी पक्की न लबी ते सिलौनी सीख ली। क्या कहने हैं जी, क्या कहने हैं, ठीक है ना। अब आप इसकी डेप्थ में जाए इस बात, ठीक है। वो कहता है कि मैं जिंदगी की दौड़ धूप के साथ मैं चला हूँ, मुझे जिंदगी ने जितना मारा पटक पटक के मैंने मार खाई है, ठीक है। मुझे अगर किसी ने पका के नहीं दिया तो कोई सीख लिया, मैंने लगानी सीख ली। इस भजन रोटी लाई थी कितना, मैं कमा या तू मैनू पका दे, तू मैनू पका दे, ले ला मैं आप करवा, मैं आप कर लिया। इस बोल में बहुत फ़र्क है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर एक बड़े अजीम शायर हैं शाकिर शुजाबादी साहब सराइकी के। सर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उनको उस मकाम पर नहीं बैठा सके कि जिस मकाम को वो डिज़र्व करते थे। अब उस बंदे की क्या कमाल का उनका शेर था जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि 70 हूर दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसा, 70 हूर दे बदले गुजारा हिकते कर घिनसा, 70 हूर दे बदले में को रज के रोटी दे। अब आप इमेजिन करें ना कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो सर शायरी होती है, लेकिन उसमें जो टचिंग पॉइंट होता है वो आपकी फैंटेसी होती है, जो आप उसको ऐड करते हो, वो शायर ही डाल सकता है, वो शायर ही डाल सकता है, ठीक है। अब इसी बात पर मैं मजाक में तो हम बात कर रहे थे, ये एक ख्याल आपके साथ सीरियस शेयर कर देते हैं जी, जो कि एज लिरिसिस्ट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वह है कि तेरी मेरी फोटो विच तू मैं किड्डे सोने आ, आए हाय हाय हाय, तेरी मेरी फोटो विच तू मैं किड्डे सोने आ, ना कोई दिसदा धोखे दे च, ना कोई रोने धोने, ना कोई दिसदा धोखे दे चों, ना कोई रोने धोने। काश असी इस फोटो विच अपना घर बना लेंदे, काश असी इस फोटो विच अपना घर बना लेंदे, दुनिया सानू वख ना करदी, ऐसी गूढ़ी पा लेंदे, ते फोटो विच हासा साडा मरदे दम ताईं रुकदा ना, लम्हे उस दा ज़ैका साडे दिल चों कदे भी मुकदा ना, ते ना ही पैंदे भुख दे लाले इक्को सूट च लंघ जांदी, हाय 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 हाय, ना ही पैंदे भुख दे लाले इक्को सूट च लंघ जांदी, फिकर कमाउण दी तैनू मैनू सूली ते ना टंग जांदी, जबरदस्त। ते सदा नहीं इत्थे बैठे रहना, किहड़ा साडे कोल ने सदियां, हाय सदा नहीं इत्थे बैठे रहना, वो किहड़ा साडे कोल ने सदियां, तस्वीरां साम के रखी यार, तस्वीरां बुढ़ियां नहीं हुंदी। ओए क्या कहने, जबरदस्त यार, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ऐसी सर बेशुमार चीज़ें में आती हैं जो मैं लिखता रहता हूँ। खूबसूरत शायरी। सर शेर व शायरी तो हमने सुन ली आपसे, अब मैं सुनना चाहता हूँ आपसे गाने। आप अभी संगीत की, गानों की, लिरिसिस्ट, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आप ही की आवाज़ में आप ही का कंपोज किया हुआ गाना और आप ही का लिखा हुआ। सर एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है गानों की जी। अब उसमें से मेरे लिए पिक एंड चूज करना मुश्किल। आपका जो फेवरेट है, जो आपके दिल के करीब, मेरे सारे फेवरेट, जो आपके दिल के करीब है, जो आपने उस सिचुएशन में लिखा हो, जो आप कभी भूल ना सके। सर जो बंदा खुद लिखता है, खुद बनाता है, खुद कंपोज करता है ना, आप उससे पूछेंगे ना आपका फेवरेट गाना कौन सा है, सर उसके सारे फेवरेट। अब जो वो मौके की मुनासबत से जो भी उसके मुंह पर आ जाए,
ठीक है, जो उसे लगे कि हाँ मुझे ये गाना चाहिए, मैं वो गा देता हूँ यहाँ बस। बल्कि जो गाना मैंने भी मैंने वोकल्स करवा दी हैं अपने गाने के, तो इस पर बाद में बात करेंगे कि मैं इतना लेट जो है वो मैं आकर जो है वो अपना डेब्यू कर रहा हूँ म्यूज़िक के अंदर, वो क्यों कर रहा हूँ जी। तो वो आपने मुझसे पूछा था, मैं चलो मैं उसका जवाब जो है वो आपको ऑन रिकॉर्ड दूंगा जी। पहले तो सर गाना प्लीज। जदों चाहे यारी तोड़ दमें, दिल मेरा मैनू मोड़ दमें, जदों चाहे यारी तोड़ दमें, दिल मेरा मैनू मोड़ दमें, जदों चाहे मैनू प्यार दवें, जदों चाहे मैनू मार दें, तू मैनू समझ की रखे आई, 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 तू मंगे जिन्ना मैं प्यार दवां, तेरे तो जिंदड़ी वार दवां, तेरे हुक्म अगे सिर तरां, तू जो मना करे फिर ना करा, तू जो छड़ावे मैं छड्डदी रहां, तेरी हवावां च उड्डदी रहां, तू जो सतावे ते सतदी रहां, तू जो डरावे ते डरदी रहां, तू मैनू समझ की रखे आई, 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 बड़ी वारी दिता तेनू कमली ने मौका, हर वारी कीता है तू सजना बस धोखा, ओ बड़ी वारी दिता तेनू कमली ने मौका, हर वारी दिता है तू सजना बस धोखा, खुल के मैनू रोन न दे, अपना मैनू होन न दे, खुल के मैनू रोन न दे, अपना मैनू होन न दे, जदों चावे मैनू प्यार दवे, ओ जदों चावे मैनू मार देवे, तू मैनू समझ की रखे आई, तू मैनू समझ की रखे आई, तू मैनू समझ की रखे आई, तो मैनू समझ की रखे आई। ब्रावो आफ्ताब इकबाल साहब के स्टाइल में, ब्रावो, जबरदस्त यार, जबरदस्त। सर आप इतना अच्छा गाते हैं, ये इतना अच्छा आपने लिखा है, इतना अच्छा आपने कंपोज किया है, सर एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया आज तक? सजावल भाई, एक तो मैं समझता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत लेट कर दी, ठीक है, मुझे भी एक स्टेज पर आकर मुझे ये फील होता है भी और होता था भी, अब थोड़ा कम इसलिए फील होता है क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्लानिंग जो है वो आप करते हो और एक प्लानिंग जो है वो ऊपर वाला करता है। अल्लाह ताला ने आपको जहाँ जहाँ से गुजारना होता है ना, अल्लाह ने वहाँ से आपको गुजारना ही है। मैंने एडवर्टाइजिंग करनी ही थी, मुझसे अल्लाह ने करवानी थी, मुझे अल्लाह ने बैक द स्टेज सारा इल्म देना था, वो मैंने लिया। मुझे अल्लाह ने लिखने का एक्सपीरियंस दिलवाना था, मैंने लिया। फिर होस्टिंग का एक्सपीरियंस अल्लाह ने मुझे दिलवाना था, मैंने वो किया। कॉमेडी का एक्सपीरियंस करवाना था, मैंने वो किया। यानी मैंने हर जगह से मैंने लर्न किया। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मैंने अपना टाइम ज़ाया किया तो ये तो बहुत एक नाशुक्री वाली बात हो जाएगी। मैं 12 साल ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ लर्न किया प्रोफेशनली, चीज़ों को लिखना, बोलना, एक्टिंग, स्क्रीन, होस्टिंग, इतना कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है इस छोटी सी एज में, 31 साल की एज में मैंने इतना कुछ किया। और म्यूज़िक अब आकर जो है वो अगर मैं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये भी ऊपर वाले की मर्ज़ी। शायद यही राइट टाइम था कि मैं अपने आप को यहाँ पर आकर जो है वो म्यूज़िक में मैं आपको समझ लें कि मैं डेब्यू करूँ, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ तो मैं होस्टिंग छोड़ दूंगा, म्यूज़िक कर रहा हूँ तो एक्टिंग छोड़ दूंगा, नहीं। मैं एक्टिंग और म्यूज़िक, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था फैसलाबाद आते 2 ही मेरे ख्वाब थे, एक्टिंग और सिंगिंग। और दुनिया से जाते भी ये 2 ही होंगे, एक्टिंग और सिंगिंग। एक्टिंग और सिंगिंग। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को करना है। मुझे जहाँ जहाँ मौका मिलता जाएगा मैं करता जाऊँगा। मुझे मौका मिला भी जहाँ जहाँ मिला
काशिफ निसार साहब के साथ मुझे 2 दफ़ा मौका मिला काम करने का। बहुत पाकिस्तान के कमाल डायरेक्टर हैं। मुझे स्टैंड अप गर्ल के अंदर मुझे छोटा सा रोल मिला सुहेल अहमद साहब के साथ, टीपू साहब के साथ करने का, और साकिब समीर साहब के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके साथ काम करने का। बड़ा मज़ा आया उस रोल में। फिर सेकंड जो है वो मैंने रमज़ान स्पेशल एक मैंने सीज़न किया था। अच्छा। वो दिल वाली गली। अच्छा। तो उसमें मैंने एक रजब का कैरेक्टर किया था, वो भी अगेन। इसका रजब कैरेक्टर था एक। अच्छा। रजवाट? नहीं, अच्छा। रजब कैरेक्टर था। अच्छा कैरेक्टर था। उसमें होटल मैनेजर था वो। ठीक है। तो मैंने उसका एक रोल प्ले किया, तो वो बड़ा अच्छा गया। वो मेरा सुहेल साहब का बेटा उसके साथ था और सजल अली के साथ। अच्छा। तो हम तीनों थे। हमजा जो है, हमजा ओके, बिल्कुल। हमजा थी, सजल अली थी और मैं था। ठीक। उसमें उस शॉट के अंदर। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही कमाल एक्सपीरियंस मेरा रहा, बड़ा अच्छा गया। और ना सिर्फ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा आया है। मुझे फौरी तौर पर स्पॉन्टेनियस फीडबैक नहीं देते हैं, लेकिन काशिफ साहब जो हैं वो स्पॉन्टेनियस उन्होंने कहा था कि भी बहुत अच्छा काम लड़के में है स्पार्क। मतलब 1 टेक आपने आके मुझे बताया, वो ब्रीफ ऐसा करते हैं एक्टर को खड़ा करके ना, उन्होंने ब्रीफ ऐसा करना होता है आपको सीन कि आपको फिर स्क्रिप्ट पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, वो आपको पूरा समझा देते हैं बड़ी बारीक बीनी से। कमाल है, वो अपने काम के बहुत कमाल आदमी हैं काशिफ निसार साहब। तो बस इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो है वो मुझे मौका जहाँ मिलेगा काम करने का, एक्टिंग के अंदर, सिंगिंग के अंदर, वो मैं करूँगा ज़रूर। सर मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सॉरी, मैं आपके म्यूज़िक में आपने कहा आपने अभी तक डेब्यू क्यों नहीं किया? हाँ जी। उसकी मेन वजह ये थी कि सर जो मेरे गाने आपने सुन लिया इसकी फील को, मुझे नहीं लगता कि सर पाकिस्तान में मेरे गानों पर म्यूज़िक कोई बहुत अच्छा बना सकता है, यानी कोई ऐसा म्यूज़िक रेंजर जो मुझे मज़ा आया कि हाँ यार ये मुझे चाहिए था और ये मुझे मिल गया। नहीं, वही एक टिपिकल सर्टन एक साउंड है सभी के पास, वो उसी को यूटिलाइज़ करते हैं। वही गिने चुने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको वो यूज़ करते हैं गानों के अंदर, ठीक है। यानी कोई इंटरनेशनल फील नहीं आती, कोई इंटरनेशनल किक नहीं है उनके पास, कोई इंटरनेशनल साउंड नहीं है गाने के अंदर, लोकल लगता है। तो मेरी कंपोजिशन मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बनवाऊंगा, इतनी मेहनत करने के बाद पैसा भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आएगा तो क्या यार फ़ायदा। क्योंकि मैंने पैसा जो है वो, मैं बिजनेसमैन थोड़ी हूँ, मैं इस वक्त जो है वो काम करता हूँ, उस काम से निकाल के अपनी चीज़ें सब कुछ कर आके उसमें से पैसा निकाल के मैंने इन्वेस्ट करना है अपने गाने के अंदर। पाकिस्तान के अंदर म्यूज़िक करना आप सौखा नहीं है, ऐसे ही है, बहुत महंगा है। ऑडियो करना बहुत महंगा है, वीडियो तो छोड़ ही दो ना, ऑडियो बहुत परे की बात, ठीक है। तो ये समझ लें कि इसको कहते हैं गाने का शौक और शेर पालने का शौक एक जैसा है, महंगा शौक है ये। तो मैं इंशाल्लाह, मुझे जब लगेगा कि हाँ यार मैं उस पॉइंट पर हूँ कि मैं किसी कोई अच्छा पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट है कि जो गाने का म्यूज़िक बहुत अच्छा दे सके, ठीक, या मेरे पास इतना वो वसाइल है कि मैं किसी इंटरनेशनल बंदे को अपने साथ इंगेज कर सकूं और मैं उससे म्यूज़िक करवा सकूं, तो सर मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। सर बात वही आ गई उस सवाल पे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक करैक्टर आता है इंडस्ट्री में और स्ट्रगलिंग एक्टर आर्टिस्ट, तो वो कितना पैसा निकाल सकता है शुरू में एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर? एक्टिंग में सर पहली बात तो ये है कि स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं लगता सर। ये क्या वजह है? सर 12 साल से मैं मुंसलिक हूँ। मैं 12 साल से मैंने बड़े पापड़ बेले हैं, मैंने बड़े लोगों को अपना काम करके दिखाया है, मैंने बड़े लोगों के सामने प्रूफ किया है कि मुझे एक्टिंग आती है, मैं एक्टर हूँ। मैंने बड़े लोगों को प्रूफ किया है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। लेकिन मुझे बड़े लोगों ने ये बात मुझे फील करवाई है कि भाई साहब हमारे एक सर्टन है ना, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ तो स्टैंडर्ड ये है कि यहाँ आप बैकग्राउंड आपका बहुत हैवी हो, ठीक है, आपको हमारे ड्रामे के पैसे की ज़रूरत ना हो, आप सिर्फ आ रहे हो अपने शश का पूरा करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वेलकम, ठीक है। नंबर 2, आप बहुत गुड लुकिंग हो। ये इतना, मतलब मैं इसको क्या कहूँ, ये इतनी घटिया मेंटालिटी है कि जी आपके पाकिस्तान में सिर्फ वो ही मेन लीड रोल कर सकता है जो गुड लुकिंग है, ठीक है।
हालांकि क्यों मैं हैरान हो गया था इस बात पर कि डायरेक्टर की ये अप्रोच है, यार एक्टिंग तो हम करवा लेंगे यार, कोई मसला नहीं भाई, शक्ल होनी चाहिए, एक्टिंग हम करवा लेंगे, एक्टिंग करवाना हमारा काम, ठीक है सर। तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि यार मुझे मतलब मेन लीड रोल चाहिए, यार मुझे मेन लीड रोल नहीं चाहिए, मुझे सपोर्टिंग कैरेक्टर एक अच्छा चाहिए, मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए चांस तो मिले कि कहानी में साथ है, वो दोस्त है, वो भाई है, वो कुछ भी है, ऐसा सपोर्टिंग कैरेक्टर जो कहानी के साथ एक बड़े अच्छे तरीके से जेल हुआ है और आखिर तक उसके साथ चला है उस कहानी के साथ, ठीक है। इसके लिए मैंने बड़ी दफ़ा मैंने कोशिशें की, ठीक है, राब्ते करने की। अब चक्कर ये है कि या तो सर आप बिल्कुल कश्तियाँ जला के तो आप जो है वो शाहरुख खान बन के चले जाएं, ठीक है, कि मैं एक दिन कराची बन के ही जाऊंगा, मैं एक दिन कराची को ऑन करूँगा, ठीक है, तो तब भी शायद आप ऑन करें ना करें वो और बात है, क्योंकि जब शाहरुख ने बात की थी वो मुंबई था, ठीक है, वहाँ पर काम की कदर करने वाले लोग थे, टैलेंट की कदर करने वाले लोग थे। शाहरुख कोई गुड लुकिंग नहीं था, वो खुद ये बात करता है कि अगर मुझ जैसा काम मतलब एक नॉर्मल शक्ल वाला, नॉर्मल नैनक्शों वाला, ठीक है, जिसके पास कोई गुड लुकिंग भी नहीं है, कोई टैलेंट भी नहीं है इतना खास, अगर मैं इतना आगे आ सकता हूँ तो ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। ये उसने अनुपम खेर के शो में बात की थी बैठे। तो मेरा ख्याल है कि वो मुंबई है, वहाँ पर टैलेंट देखा जाता था, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर आज भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे जो है वो कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत हाई हैं, इरफान खान जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत हाई हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यार ठीक है, ये वो लड़का उस ऐड में आया, ये हाँ बस ठीक है, इसको ड्रामे में साइन कर लो, मॉडलिंग से आने का चक्कर है, ठीक है, आप गुड लुकिंग हैं, बैकग्राउंड आपका हैवी है, तीसरी आप वाली बात है, कोई बड़ी आला सिफारिश है पीछे, बहुत आला सिफारिश नेपोटिज्म सर, ये चौथी चीज़, सिफारिश और नेपोटिज्म ये चौथी चीज़ है। देखिए सिफारिश आपकी कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, सिफारिश आपका कोई बंदा भी जो है वो आपको अननोन बंदा कॉल करता है, मैं फलां बंदा बात कर रहा हूँ, वो बॉय है, उसको ड्रामे में लेना है, ठीक है, वो तुम्हारे पास आ रहा है, ऊपर से कॉल आती है, उसको स्क्रिप्ट दे दो, खत्म, हर चीज़ खत्म। फिर दूसरी चीज़ ये है जो आपने बात की, वो चौथी चीज़ है नेपोटिज्म, वो है, ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं कहता हूँ, ठीक है, आपने इस इंडस्ट्री के अंदर सर्व किया है, आपका हक बनता है कि जो चीज़ औलाद आया आपकी, जो आपने चीज़ें फेस की हैं वो आपकी औलाद को ना करनी पड़ी, इतना की रूम उनके लिए मतलब आप बना सकते हो ना कि चलो बेटा आप जो है वो मतलब आपकी बेस पर डायरेक्टर्स आपके बेटे को काम दे दें, ठीक है, आपके बेटे को ट्राई करें, लेकिन आप अपने औलाद के चक्कर में जो रियल टैलेंट है, ठीक है, आप उसको डिसहार्ट करते हैं, ठीक है, आप उसको डीमोटिवेट करते हैं, आप एक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को लेके आए, कोई मसला नहीं, अगर आपके बच्चे के सामने किसी का बच्चा खड़ा हो जाएगा तो क़यामत तो नहीं आ जाएगी यार, ऐसे ही है, ठीक है, और फिर आप ये भी इनसिक्योर हैं कि आपके बच्चों को वो खा गया सीन, ये भी इनसिक्योरिटी है आपको, ठीक है, भाई काम है ये। मैं समझता हूँ कि एक्टिंग इंडस्ट्री ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं है, इसमें जितना आपका हक है उतना ही हर आर्टिस्ट का हक है, हर बंदा अपने टैलेंट पे आकर बात करता है। तो लेकिन सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दरवाजे बंद किए जाते हैं, खोले नहीं जाते। मेरा अभी तक का तजुर्बा ये है, ठीक है, मैंने आपको बोला है कि मैं 2014 में मैं लाहौर था और 2014 से 2026 आ गया, मैंने बहुत कुछ किया, ठीक है, लेकिन अभी तक मैं कोई बहुत बड़ा एक्टिंग में कोई काम नहीं कर सका या मैं उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं हो सकता। उसके पीछे सर मेरी तो तगोदो जारी है, मैं नहीं थकूंगा सर, मैं नहीं थकूंगा, मैं लगा रहूंगा, लेकिन जो मुझे आगे से चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, ठीक है, बार बार आप मैसेजेस कर रहे हो, बार बार आप कह रहे हो सर आई नीड द वर्क सर, आई नीड द वर्क सर, मुझे काम चाहिए सर, मुझे करना ही ये है, मुझे करना ही है सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं पायलट नहीं हूँ सर, मुझे यही करना है। तो जब जो मुझे करना है आप मुझे वही करने के लिए मुझे जगह नहीं देंगे, ठीक है, आप ये देखेंगे अच्छा ओ इसका भाई सुपरस्टार है, उसका छोटा भाई आया सेट पे, ठीक है, वो आ गया, चलो बस ठीक है जी ड्रामा इससे करवाते।
ये चीज़ सर फिर आपको जो है ना वो दुखती है आपको होता है यार कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए यार, एक बड़ी ख़राब चीज़ है। फिर यहीं से तंग आकर सर फिर बनते हैं डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। फिर यहीं से जिन यूट्यूबर से आपको चिढ़ है, नफरत है, वो ये ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। जिन टिकटॉकर से आपको नफरत है वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। वो फिर पतलू है या मोटू है सर, वो फिर किसी को कुछ नहीं समझता, वो समझेगा भी नहीं। जब आपने उसको नहीं समझा है तो सर फिर जब उसे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो वो सर फिर आपको माफ़ी थोड़ी देगा। वो फिर आपको क्या कहेगा, सर कहेगा। आपको लगता है वो आपको सर कहेगा? सर कहलवाने के लिए आपको सर जैसा रोल प्ले करना पड़ता, ठीक है। आप और बड़े बड़े लेजेंड्स, मैं आपको बड़े बड़े लेजेंड्स की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं सर, वो उनके पास इतना वो है नहीं है जिगरा कि वो आपको मतलब काम दे। आप बार बार उनको कह रहे हैं सर मैं आपसे ज़कात नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे मतलब क्या इसको बोलते हैं, मैं राशन कार्ड नहीं मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि मेरी किते हुकूमत से गल करा दो, मैं आपको ये कह रहा हूँ मुझे काम आता है, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस इंडस्ट्री में आपने काम किया, सर्व किया, आप लेजेंड हैं, आपकी ज़बान हिलनी है सर, मेरा ऑडिशन हो जाना है। उस रोल के लिए मैं फिट हूँ नहीं फिट हूँ ये बात की बात है। ऑडिशन तो होना पहले, ऑडिशन तो पहला तो स्टेप हो, ऑडिशंस तक तो जाए ना। जब भी कोई ड्रामा होता है उसकी 6 महीने पहले कास्टिंग होती है, ठीक है। उस ऑडिशन तक तो जाएं। फिर सोशल मीडिया पर आपको ढेर सारे पेजेस मिलते हैं, एक्टिंग ऑडिशन, फलाना ऑडिशन। जब आप उनको व्हाट्सएप करते हैं तो वो मतलब उनका तीसरा चौथा मैसेज होता है 1000 रुपया, ऐसे ही है, ठीक है। और मेरे साथ हुआ है, मतलब 10 से 12 दफ़ा वाक़या हुआ है, और मैं शुगल में लगा होता हूँ, मुझे पता होता है। जब मैं उनको ये कहता हूँ ना कि मैं ये कर चुका हूँ, मुझे बताया मुझे कहाँ आना है, मुझे आगे से मैसेज नहीं आता। उनको पता होता है कि ये मतलब कारीगर आदमी है, इसने काम किया हुआ है, इसने नहीं आना नीचे, ये हमारे जहाँ से में नहीं आ सकता, इसको काम आता है। तो मैं अगर आपके सामने बैठा ये बात कर रहा हूँ कि सर जो मुझे काम आता है, तो मैं आपके सामने बैठा डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। वरना कोई भी इतने कॉन्फिडेंट तरीके से आपको ये नहीं कहता कि भाई मुझे काम आता है। अच्छा, ये मेरा काम उस सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई अल्लाह माफ़ करे गरूर के सेंस में बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, नहीं। लेकिन हर बंदे को पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कितने पानी में हूँ, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, ये आपको पता होता है। लेकिन एटलीस्ट आपको अगला बंदा जो कह रहा है आपको सिर्फ चांस तो देना चाहिए। अल्लाह पाक सब, कहानी बहुत लंबी है सर, हर बंदे की स्टोरी दुख भरी है, हर बंदे की जो है वो स्टोरी का ऐसे ही रुख चेंज है। हम अपने इख्तिताम पे आते हैं और आखिरी सेगमेंट करते हैं जिसका नाम है उर्दू टू पंजाबी वर्ड्स। कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं जिनको आपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। आपकी पंजाबी चूंकि बहुत अच्छी है, सेहन बहुत अच्छी, मैं कोशिश करूंगा। नहीं अच्छी है आपकी। हाँ जी सर। सेहन वेड़ा, प्याज ही कहते हैं। दूसरे तो तुसी पुछो हो गया, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ कहता ਤੁਹਾਡੀ पंजाबी बहुत चंगी है। प्याज, गंडा, छत, कोठा भी कह सकते हो पंजाबी दे विच, कह सकते हैं। और दूसरा लफ्ज क्या है? छत भी कहते हैं, ठीक है। खिड़की, बारी, बाथरूम, लैट्रीन। पत्ता ही है, पत्ता तो उर्दू का लफ्ज है। पत्ता है, कख होएगा, कख नहीं आएगा। चले जी, हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि पत्ते को पंजाबी में क्या कहते हैं। साला पंजाबी का वर्ड है? हाँ जी सर। शाख, टहनी। लोटा सर। लोटे की फिर उर्दू क्या होगी? लौटा। औजारे तनाजुले साफ। सर कैसा लगा पॉडकास्ट पे आ गए? सर आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत मज़ा आया, बड़ी मज़े की बातें हुई हैं, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। और जो नज़में आपने सुनाई हैं ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। जो आपने गाने सुनाए हैं ज़बरदस्त, और जो आपने एक तो भड़ास भी हम कह सकते हैं निकाली है। अल्लाह पाक सबकी मंजिलें को। और कोई डायरेक्टर देख रहा है? सर मैंने भड़ास नहीं निकाली, लेकिन मैंने हकीकत बताई है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा वो बताया है जो मेरी आप बीती है। मैंने ये नहीं कहा है कि हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, लेकिन जो मेरी आप बीती है मैंने वो बताई, ठीक है।
बस अगर उसमें अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं माजरत चाहता अल्लाह पाक सबके मंजिलात को आसान करे। और मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और गेस्ट के साथ। मुझे सजावल काशिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।